हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका कौन सी क्लास, 8th क्लास है। और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री अतीत थर्ड जो हमारी बुक है, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका 7 है हम उसको पढ़ रहे थे। और चैप्टर नंबर आपका 7 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए राष्ट्र को शिक्षित करना क्या था। राष्ट्र को शिक्षित करने की बात इसमें कर रहे थे। बहुत सारी चीजों को हमने देखा, बहुत सारी चीजों पर हमने इनकी बात भी करी। ठीक है, तो आज हमारा पहले इसके साथ चैप्टर शुरू हो रहा है। पहले के अध्याय में आप क्या है कि यहाँ की देश की जो आपकी जनता है उसको शिक्षित करना और सभ्य बनाना। अब इसी में हम पहला शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर। आइए और देख रहे हैं और देखते हैं। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण ही राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थी के जीवन पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थी के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में केवल अंग्रेज भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। उन्हें क्या करना था, कल्चरल चेंज भी था उनका एक। देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को में बदलाव, इन सारी चीजों पर आपका बदलाव देखना भी जरूरी था। ठीक, इधर हो गया। इसलिए कौन सा बदलाव आए, भारतीय शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों को सोच मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन सा कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों का कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन पे सवाल में कई दशकों तक आपका बहस चलती रही। क्या हुआ, बहस चली कि आखिर में क्या होगा, क्यों बदलाव है, किस तरीके से है, ये सारी चीजें आपका डिस्कस का पार्ट बनी रही और वो बहस जारी रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसी में देखिए अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह से देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे हैं और शिक्षा के जो विचार हम सहज और सामान्य दिखाई दिए हैं वो पिछले 200 वर्ष में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचार पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इसके बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए, भारत को आपका कैसे पढ़ाया गया। तो इन सब चीजों के विषय में हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ाया गया, कैसे विचारों का विकसित होना शुरू हुआ, ये सारी चीज हम देखते हैं। क्लियर है, देख लिया इतना, कहाँ कुछ कैसे विकसित हुए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1883 में विलियम जोन्स के नाम से एक सज्जन कलकत्ता आए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्हें स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पदों पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ उन्हें जेम्स एक भारतीय विद भी थे। ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। क्या नाम था उनका, जॉन्स, विलियम जॉन्स। ठीक, अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। 1789 के आसपास का समय है। कौन सी है, ध्यान दीजिए, विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी गठन की है, उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये गठन किया है और एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्र जारी किया। उसमें एक शोध पत्र भी इन्होंने चलाया जो प्रकाश के रूप में निकलता था। ठीक, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह के रवैये रखते थे। वे भारतीय और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा भाव रखते थे।
उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन कला में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन हो चला। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र ग्रंथ कानून खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों की असली विचार कानूनी इन्हीं रचनाओं को समझा जा सकता है। रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत में भावी विकास का आधार जो है वो आपका तैयार हुआ, या भावी विकास का जो आधार है वो आपका पकड़ा। हेनरी टॉमस कोलब्रुक हैं ये, इनकी इमेज देखिए, यही है जो भाषाविद का काम करेंगे। उन्होंने भाषाओं को परिवर्तन के रूप में एक भारत में लेके आए। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़े। इस तरह जॉन्स और ब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नतीजे पहुंचाने में जुटे रहे। क्या हो कि ट्रांसलेशन के जो रेट हैं, जो ट्रांसलेशन है वो दर उसकी बढ़े और ज्यादा ज्यादा लोगों तक वो नतीजे, वो रिजल्ट पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को सीखने में भी मदद देगी, बल्कि भारतीयों को अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। ये कुछ ठीक था कि ये केवल अंग्रेजों के लिए ही लाभकारी नहीं होगी, जो चीज है वो भारतीयों के लिए भी रहेगी, ताकि उन्हें ये क्लियर रहे कि भैया ये चीज है और ये भारत को पुनः रिफॉर्म हो रही है, वहां के लोगों को एक जागृति की मुहिम में आपका बनी रहेगी। अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों भूमिका निभा रहे थे। क्या थे? अभिभावक की भूमिका और मालिक दोनों की भूमिका को कौन निभा रहे थे? अंग्रेज। क्योंकि वो इस तरीके से भारतीय भाषाओं का समझाने का और अपने आप में उनको ग्रंथ लिखने, ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे थे, ताकि यहाँ पर नियम कानून शासन बनाकर चलाना उनके लिए क्या हो जाए, बहुत सरल और आसान हो जाए। सारे प्रयास उनके इसी क्रम में थे। इस प्रयास और विचार से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान से प्रोत्साहित करना चाहिए। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहन करने, संस्कृत व फारसी साहित्य को काव्य पढ़ने के लिए संस्कृत को जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसे सबसे पहले वे परिचित हैं, जिन्हें आदर और महत्व देते हैं। जाने अनजाने विषय में शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों को राय में केवल अंग्रेजी यानी कि देसी जनता तक ही दिल जीत सकें, केवल अपनी अजनबी शासक वाली प्रजा का आदर की उम्मीद कर सकें। हमें कैसा बनना है कि जो उनकी अजनबी प्रजा है, जनता है, वो हमसे आदर की उम्मीद रखती है, ताकि लोग देख सकें, ये महसूस कर सकें कि भाई ये किस प्रकार का है। क्लियर है? उसी प्रकार ये सारी चीजें रही। ठीक, और यही देखने की बात है। इस बात को ध्यान रखिए कि 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। क्या खोला गया? कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा सीखने के साथ अरबी भाषा कहा गया। किसी भी तरह के स्कूल, कॉलेज में, कोई संस्था में अंतर नहीं था। क्या नहीं था? कोई अंतर आपका नहीं था। इस तरीके से रखा है। देख लिया? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो मदरसा क्या था? अरबी भाषा सीखने का संस्थान था।
जहां पर अरबी भाषा को सीखने में मदरसा कहा जाता है। यानी कि सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? मदरसा कहते हैं। भाषा सीखने का स्थान, ठीक, ये देखिए क्या है? मदरसा है। चलिए देख लिया आपने क्या है मदरसा। चलिए देख लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।